हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी आज क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लास्ट वीडियो में हमने पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से दो पार्ट्स में हमने इसको कवर किया था। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस की भी हमने प्रैक्टिस की थी। आज हम कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हमारा पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, ये हम आने वाले टाइम में जो हमारे एग्ज़ाम्स एचटेट, सीटेट, DSSB के जो एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये पेडागोजी सब्जेक्ट जो है इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर हम इसके बेसिक से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अच्छे से समझ लें और इनका यूज़ करना अच्छे से सीख जाएं, कि किसी भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं काफ़ी। तो हम किसी भी सिचुएशन में इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, इसी तरीके के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इनके कॉन्सेप्ट जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो और हम किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जो इनका जो जीवन काल रहा, जीवन परिचय रहा, थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन थे ये लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म जो है 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था। ये ब्रोंक्सविले, न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ और वहीं ये पले बड़े थे। और कोहलबर्ग जो है 1968 में हार्वर्ड में शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। और कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसको भी हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, पहले मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो पियाजे ने दी थी। पियाजे की जब हमने थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी लास्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि इन्होंने सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट का जो है मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे इनका जो पियाजे का इंटरेस्ट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ, संज्ञानात्मक विकास की तरफ बढ़ता गया। और इन्होंने नैतिक विकास का जो इनका काम जो है वो चल रहा था, जो इनका रिसर्च उसके ऊपर चल रहा था, उन्होंने उसे बीच में ही छोड़ दिया। और नैतिक विकास का जो ये सिद्धांत है, बाद में इसके ऊपर काम किया कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि जो नैतिक विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है और ये जन्मजात नहीं होती, ये इनेट नहीं होती, इसको एक्वायर्ड, ये बच्चा एक्वायर करता है अपने पूरे जीवन काल में। जो है अपने अनुभवों के द्वारा नैतिक विकास होता है बच्चे का। तो इन्होंने इस तरीके से जो है नैतिक विकास के बारे में बात की थी। 17 जनवरी 1987 को 59 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। तो इनके बारे में ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी बातें, तो हमें थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ी से इस तरीके इससे भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए। तो हमें बिल्कुल थोड़ा डीप में ही हमें इस चीज़ को स्टडी करना है। अब अभी हमने बात की थी कि जो कोहलबर्ग थे वो जीन पियाजे से ही इंस्पायर होकर उन्होंने नैतिक विकास पर काम करना शुरू किया। तो जब उन्होंने नैतिक विकास पर रिसर्च करना शुरू किया, तो पहले पियाजे ने इस पर काम किया था। तो पियाजे ने देखा कि उम्र के साथ साथ बच्चों के अंदर सही और गलत के प्रति चिंतन बदलता रहता है। हमने देखा था बहुत सारी स्टेजेस में पूरे जीवन काल को बांट दिया गया था। बहुत से पियाजे के अनुसार हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी डेवलपमेंट की। तो हर एक स्टेज के साथ जो है उम्र के साथ साथ बच्चों के अंदर, बच्चों की थिंकिंग जो है वो भी डेवलप हो रही है, वो भी चेंज हो रही है। तो फिर बाद में पियाजे की रुचि इस बात को जानने में ज़्यादा हो गई कि उम्र के साथ बच्चे के चिंतन में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो उन्होंने नैतिक विकास की रिसर्च को जो उसको वहीं पर छोड़कर अपने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में उन्होंने रिसर्च किया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया। बाद में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया और अपना खुद का मॉरल डेवलपमेंट
प्रिंसिपल जो है उन्होंने दिया, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के नाम से जिसे जाना जाता है। तो कोहलबर्ग का जो थ्योरी का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि बच्चे नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित करते हैं, कि बच्चों के अंदर मोरालिटी किस तरीके से डेवलप होती है, और बच्चे जो है बच्चों के सामने अगर कोई कंडीशन आ जाए तो वो उसे कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। तो बच्चों के अंदर मोरालिटी और मोरल रीजनिंग कैसे डेवलप होती है। दूसरा कि जो रिसर्च थी वो इस पे फोकस थी कि बच्चे जो है किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय किस तरीके से ले रहे हैं। हाउ चिल्ड्रन टेक डिसीजन व्हेन दे फेस मोरल डिलेमास। दुविधाओं, नैतिक दुविधाओं का जब बच्चे सामना करते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे कैसे जो है निर्णय लेते हैं, कैसे डिसीज़न जो है वो किसी पर्टिकुलर डिसीज़न पर वो पहुंचते हैं। तो मॉरल डिलेमा क्या है, तो सबसे पहले हमें मोरालिटी के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करने वाले हैं। तो नैतिकता क्या है? नैतिक व्यवहार जो है वो, अभी हमने बात की, ये इनेट नहीं होता, ये जन्मजात नहीं होता, ये सीखा जाता है। किससे? परिवेश से, आसपास का जो वातावरण है, सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। बच्चे के अंदर मोरालिटी धीरे धीरे आती है, और मोरालिटी मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है उसमें भी जब बच्चा 4 साल का हो गया है, अभी आगे भी देखेंगे हम, 4 साल का जब बच्चा हो रहा है तो उसके अंदर मोरालिटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। तो पहले जब बच्चा बहुत छोटा है तो उसके अंदर अगर हम उससे कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर मोरालिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो बच्चे को सबसे पहले हमें जो है कुछ रिवार्ड देकर या कुछ पनिशमेंट या उसको प्रेज़ करके या उसकी निंदा के द्वारा उस अच्छे आचरण को बच्चा संपन्न करता है, और बुरे आचरण को वो त्याग देता है। कोई भी बुरा व्यवहार या कुछ वो गलत तरीके का कुछ भी काम कर रहा है, अगर हम उसे डांट दें या उसे कुछ दंड दें या कोई जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ देकर हम उससे जो है बच्चे को दूर कर सकते हैं। और किशोरावस्था में जैसे बच्चा पहुंचता है, एडोलेसेंट एज में जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है तो उसके भीतर विवेक पैदा होता है, और इसी विवेक के द्वारा वह नैतिक व्यवहार को धीरे धीरे सीखता जाता है। तो नैतिकता क्या है, मोरालिटी क्या है? समाज के नियमों, मान्यताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया गया आचरण ही नैतिकता कहलाती है। कि हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के सोसाइटी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए अपना काम करें, समाज के प्रति अपना जो दायित्व है उसको निभाएं, तो वही मोरालिटी कहलाती है। आगे हम बात करें, अभी एक वर्ड आया था हमारा मोरल डिलेमा। तो 2 वर्ड्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। मोरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा, और मोरल रीजनिंग, छोटा सा ही इनके अंदर फ़र्क है जो हमें समझना होगा। नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा क्या है? किसी भी चीज़ मतलब किसी दुविधा में फंस जाना। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो हमें एक जो है अच्छा डिसीज़न हम किस तरीके से लें। जब हम किसी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंस जाते हैं कि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते, तो वो क्या है हमारा, हम कि कौन सी कंडीशन में है? मोरल डिलेमा की कंडीशन में है। सही और गलत के बारे में निर्णय ना ले पाने की स्थिति ही नैतिक दुविधा कहलाती है, मोरल डिलेमा कहलाती है। यानी कि हम किसी ऐसी दुविधा में फंस गए और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना सही रहेगा और क्या गलत होगा, तो इस तरीके की कंडीशन क्या हो गई? मोरल डिलेमा। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चे ने देखा कि वो एक छोटा बच्चा जो है यहाँ पर स्टोर के बाहर कुछ खाने पीने का सामान जो है वो चोरी कर रहा है। तो उसके मन में 2 तरीके के विचार उत्पन्न होंगे कि वो ऑनेस्टी दिखाकर, ईमानदारी दिखाकर उस बच्चे को जो है दुकानदार से पकड़वा दे कि उसने चोरी की है। दूसरा एक कंपैशन जो है उसके अंदर होगा कि बच्चे को भूख लगी है शायद इसीलिए उसने चोरी की, तो वो ऐसा नहीं करे कि वो दुकानदार से जाकर उसकी शिकायत ना करे। तो इस तरीके के मतलब बच्चा जो है वो एक दुविधा में फंस रहा है, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? नैतिक दुविधा, इरिजॉल्वेबल मोरल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है हमारा मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना।
तो सही और गलत के बारे में डिसीज़न लेने में शामिल प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कना कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या है, दुविधा में फंस गए थे, और उस दुविधा से बाहर निकलना, उस दुविधा से बाहर निकलना, दुविधा में फंसा तो वो नैतिक जो है दुविधा, ठीक है, कि मतलब हम निर्णय नहीं ले पा रहे, ऐसी कंडीशन क्या है हमारी, मोरल डिलेमा है। और जब हम निर्णय ले लेते हैं, एक अच्छा निर्णय ले लेते हैं सही और गलत के बारे में, हम एक निर्णय लेने में जो हमारी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस की हमें किस तरीके से हम एक अच्छे निर्णय तक पहुंच पा रहे हैं, एक अच्छे डिसीज़न तक पहुंच पा रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कह रहे हैं, नैतिक तर्कना कह रहे हैं। कारण और प्रभाव के संबंध के साथ हमें सोचना होगा कि क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा, ठीक है, कि हम देखें भी सही कि उस क्या कारण है कि बच्चे ने जो है वहाँ पर जो है बच्चे ने चोरी की, और उसका अगर हम उसको दुकानदार से पकड़वा देते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है। तो नैतिक तर्कना में हम इस तरीके की सोच विचार करते हैं और उस डिलेमा से निकलने की कोशिश करते हैं। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मोरल रीजनिंग कहलाती है। आई होप आप ये दोनों टर्म बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से एक बार सुनिए, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट आगे हम बात करें, जब कॉलबर्ग ने इन सब चीज़ों पर विचार किया तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ तैयार की कि बच्चे के सामने किस किस तरीके की नैतिक दुविधाएं, मॉरल डिलेमास को कैसी कैसी मॉरल डिलेमास में बच्चा फंस सकता है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ तैयार की और उनको अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ, व्यक्तियों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ उनको डिस्कस किया, उनको सुनाया और बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे, और उनके जो आंसर उन्होंने दिए, उनकी जो सोच थी उसको एनालाइज़ किया और अपना नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उन्होंने दिया। इस तरीके से मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो उन्होंने बनाई, क्रिएट की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध डिलेमा जो है वो हिंज का डिलेमा है। तो ये हिंज डिलेमा किससे रिलेटेड है, कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से। एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है। दूसरा, बच्चों में नैतिकता 4 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि बच्चों में नैतिकता कितने साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है, 4 साल की उम्र से। और किस वजह से बच्चे के अंदर नैतिकता, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, बच्चा जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है, अभी अभी वो चाइल्डहुड स्टेज में गया है। तो जिस वहाँ पर बच्चे के अंदर अगर हमें नैतिकता जो है वो नैतिक विकास बच्चे का करना है भी, तो उसको हम डर, भय और दंड के द्वारा, मतलब उससे कुछ भी काम हम करा सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बन जाते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि हिंज डिलेमा, ये जो एक स्टोरी जो है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी का विकास जो अगर हम कहें तो वो पूरे तरीके से इसी के ऊपर टिका हुआ है। मेन जो डिलेमा है, हिंज डिलेमा, इसी के बारे में कॉलबर्ग ने बात की और अपना प्रिंसिपल जो है वो दिया। तो हिंज डिलेमा यानी कि इसके अंदर क्या है, हिंज नाम का एक व्यक्ति है जो कि यूरोप में रहता है, उसकी पत्नी को कैंसर है और वो मौत के कगार पे है। तो जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने एक नई दवा, जो कि एक केमिस्ट के द्वारा अभी बनाई गई थी, डॉक्टर ने कहा कि उसी से ही उसे बचाया जा सकता है। तो हेंस ने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे ख़रीदने के लिए बहुत कोशिश की। वो उस केमिस्ट के पास गया तो उसे पता चला कि वो जो केमिस्ट था उससे वो 10 गुना पैसे, जितनी उसकी लागत थी उससे 10 गुना पैसे उससे मांग रहा था। तो उसने वो पैसे जो है वो जुटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सिर्फ आधे पैसे ही जुटा पाया। तो उसने फिर से जाकर उस केमिस्ट से पूछा कि क्या वो दवाई थोड़ा सस्ती दे सकता है, या फिर आधी राशि वो पहले दे दे, आधी राशि वो कुछ टाइम बाद दे देगा। लेकिन वो केमिस्ट नहीं माना, उसने उस चीज़ को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि वो केमिस्ट जो है तभी दवाई देगा जब वो उससे पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। इसीलिए उसके बाद उसने जो है हेंस ने बहुत जाकर घर सोचा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके लिए उसकी प्रायोरिटी ये थी कि वो अपनी पत्नी की जान बचाए, तो उसे कैसे भी करके वो दवाई जो है वो चाहिए थी। तो उसने बहुत ज़्यादा सोच विचार करके डिसीज़न लिया कि वो रात में क्या केमिस्ट की दुकान में गया और दवा चुराने के लिए उसमें घुस गया और उसने वहाँ से जाकर
दवाई जो है वो वहाँ से चोरी कर ली। तो ये जो स्टोरी थी उसने इसी बेस्ड इस स्टोरी को जो है बच्चों को सुनाया गया और बच्चों के साथ जो है साक्षात्कार किया गया, उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए। जो है वो कुछ क्वेश्चंस उन बच्चों से पूछे गए कि इस कंडीशन में जो है हिंस को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो उनसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या उसका चोरी करना सही था या गलत था, अगर गलत था तो क्यों था, क्या ये एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए, क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने ज़्यादा पैसे मांग रहा है, वो कम भी कर सकता था, उसने कम क्यों नहीं किए, क्या पुलिस को उस केमिस्ट को जो है अरेस्ट कर लेना चाहिए कि अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई होती तो उसको हत्या के केस उसके मर्डर के केस में उसको जो है अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्या कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके कि वो 10 गुना पैसे मांग रहा था, इसीलिए वो दवाई जो है हिंस नहीं खरीद पाया। तो ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन जो है उसके ऊपर कि उससे दवाई की कीमत जो है वो इंक्रीज़ ना कर सके, असली कीमत जो है उसी में उसे दवाई मिल जाती। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों के सामने रखे गए, बच्चों से पूछे गए और उनके आंसर्स के आधार पर ही जो है कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। तो बेसिक जो मतलब हम कहें इस थ्योरी का जो आधार है वो हिंस डिलेमा है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बेसिस पे ये इस थ्योरी को डेवलप किया गया और इस थ्योरी के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे जो आंसर बच्चों के द्वारा दिए गए, तो कॉलबर्ग ने पूरे मतलब अपनी थ्योरी को 3 बुनियादी स्तरों के अंदर बांट दिया। जैसा कि आप देख भी रहे हैं 3 बुनियादी स्तर कॉलबर्ग ने बताए हैं और हर एक जो है लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। यानी कि इस थ्योरी के अंदर 3 हमारे लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। तो ये चीज़ जो है हमें क्लियर हमारे माइंड में रखनी होगी। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं और हर एक लेवल की 2 स्टेजेस हैं, यानी कि टोटल 6 स्टेजेस जो हैं इस कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर दिए गए हैं। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, उनके बारे में हम ब्रीफ में बात करते हैं। जैसा आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर कि कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी को 3 बुनियादी स्तरों में बांटा है। सबसे पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और फर्दर ये 6 स्टेजेस जो हैं हर एक लेवल की 2 स्टेजेस हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो है जो है वो 4 साल का बच्चा लिया गया है, 4 से 10 साल का बच्चा। और उसके अंदर ये जो स्टेजेस आपकी बताई यहाँ पर बताई गई हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, और कन्वेंशनल स्टेज के अंदर गुड बॉय एटीट्यूड, लो एंड ऑर्डर मोरालिटी, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है। वन बाय वन हम इनको ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो इन्होंने बात की है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो बच्चा है वो जो लेवल लिया गया है वो है 4 से 10 वर्ष। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखें। 4 से 10 वर्ष का जो बच्चा है उसे प्री कन्वेंशनल लेवल में लिया गया है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है, मतलब बच्चे का विकास अभी नैतिक विकास अभी होना शुरू हुआ है। उसे बहुत सारे अनुभव के द्वारा उसका जो है नैतिक विकास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी वो स्टेज में है कि वो सही और गलत में अंतर अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन नहीं कर पाते और वो चयन तभी करते हैं दंड पाने के भय से या पुरस्कार पाने की लालसा से ही वो सही गलत का अंतर, सही और गलत जो है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो कॉलबर्ग ने इस लेवल को भी 2 भागों में विभाजित किया है। इसके जो 2 लेवल हैं, फर्स्ट लेवल जो है वो प्री कन्वेंशनल लेवल, इसकी जो 2 स्टेजेस हैं वो जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज है हमारी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सबसे पहले हमें ये 3 जो लेवल्स हैं इन लेवल्स के नाम याद करने होंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और इनकी जो स्टेजेस हैं इन स्टेजेस के नाम भी हमें बहुत अच्छे से याद करने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं कि
जो भी कौन सी स्टेज जो है वो कौन से लेवल के अंदर आती है। कन्फ्यूजिंग से क्वेश्चन है, अगर हम इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें इनके नाम को, तो हम जो है बहुत आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब बच्चा बहुत छोटा है, यहाँ 4 साल का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, सही और गलत के बीच में जो है अंतर अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ इसमें छात्र सही गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं, कि बच्चा किसी बच्चे ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार वो उस बच्चे के साथ करेगा। अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें घर वालों से दंड प्राप्त होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ़ सुनने को मिलती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चे का जो बिहेवियर है वो पूरे तरीके से भय या फिर जो है पुरस्कार या उनकी प्रेज़ करना, इस तरीके की चीज़, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो स्टेज 1 के अंदर जो है बच्चे के लिए रूल्स और नॉर्म्स जो हैं वो फिक्स्ड और एब्सोल्यूट होते हैं, और ये रूल्स को ही, नॉर्म्स को ही उनको फॉलो करना होता है अच्छे तरीके से। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चे को डर रहता है, या फिर बच्चे को कोई काम सिखाया जाता है तो वो उसे करता है, क्योंकि उसे वहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चे को बोला गया है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हाथ उठाना है, रेज़ योर हैंड्स बिफोर आस्किंग अ क्वेश्चन। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आपको पहले हाथ उठाना है, उसके बाद क्वेश्चन पूछना है। तो ये नॉर्म्स उसको सिखाए गए हैं, और उन्हीं को ही वो बच्चा क्या कर रहा है, इस स्टेज में फॉलो कर रहा है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि जैसे ये बच्चा है, इसके सामने ही पेंसिल रखी हुई है, लेकिन वो इस पेंसिल को चोरी नहीं कर रहा। किस डर से नहीं कर रहा? क्योंकि अगर टीचर को पता चल गया तो उसे वो दंडित करेगी, उसे वो पनिशमेंट देगी। तो यहाँ पर पूरा के पूरा जो सिनेरियो है वो किस पर डिपेंड करता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। तो आई होप इसको समझ गए होंगे आप। स्टेज 1। सेकंड जो स्टेज है हमारी, फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसा व्यवहार बच्चे ने किया, किसी पर्टिकुलर बच्चे ने, तो वैसा ही व्यवहार वो दूसरे के साथ, सामने वाले के साथ करेगा। इसका दूसरा नाम है म्यूचुअल एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर क्या है, इस सेकेंड स्टेज में बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करता है। जैसा बच्चे ने किया वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें हेंस की, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मेडिसिन उसने चोरी किया वो सही था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की जान बचानी थी। इस तरीके का आंसर बच्चे के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक्सचेंज वर्ड का भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। एक्सचेंज मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लड़की है, इसके हाथ में आइसक्रीम है, और इसे ये बोला जाता है इस बच्चे के द्वारा कि अगर आप मुझे आइसक्रीम में से एक बाइट दोगे तब तो मैं आपको अपने बर्गर से भी एक बाइट दूंगा। तो ये एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। यहाँ पर पर्सनल रिवॉर्ड जो है, यहाँ पर इसके आसपास ही चीज़ें घूमती हैं। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करता है। अगर वो चाहता है, अगर उसे अपना कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है फ़ायदा दिख रहा है तो वो उस काम को करेगा, और अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। इस तरीके का जो है बच्चे का व्यवहार, नैतिक व्यवहार इसके अंदर रहता है। सेकंड जो लेवल है हमारा, कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर, रूढ़िगत स्तर, जिसके अंदर 10 से 13 वर्ष के बच्चे के बारे में बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नोट करें। फर्स्ट लेवल के अंदर हमारा 4 से 10 साल के बच्चे के बारे में बात की गई है, और सेकंड लेवल के अंदर 10 से 13 वर्ष के बच्चे के बारे में बात की गई है। तो हमने पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी में भी पढ़ा था कि जब बच्चा 13 वर्ष की आयु में आ रहा है, 12 से 13 वर्ष की आयु में, तो बच्चा जो है किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा सा जो है वो, उसका विकास जो है वो हो चुका है। तो इसके अंतर्गत, इस लेवल के जो अंतर्गत हम बात करें, तो बच्चा जो है ज़्यादा सोशल है। मतलब वो ऐसे काम कर रहा है जिससे उसका जो है समाज में वो अपनी आइडेंटिटी को खोज पाए, अपनी पहचान बना पाए। तो वो ऐसे काम करेगा जिससे उसे सम्मान प्राप्त हो।
ऐसी आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाये, मतलब दूसरों का अनुकरण करना, मतलब इमिटेशन भी इसमें जो है होती है। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार, कि हम कोई बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो वही सोच के कर रहा है कि टीचर को कैसा लगेगा, या कोई और पर्टिकुलर पर्सन जो है वो, अगर मैं ये काम करता हूँ तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो किस तरीके का रिएक्शन देगा। तो दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत का निर्णय जो है वो लेता है इस एज के अंदर, इस स्टेज के अंदर। अब इसकी जो पर्टिकुलर 2 स्टेजेस हैं, स्टेज नंबर 3 उसके बारे में बात करें तो उसे हम जानते हैं गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। या फिर हम बात करें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, कि यहाँ पर जो है बच्चा अपनी आइडेंटिटी को खोजने का प्रयास करेगा। उसके लिए जो उसका जो रोल है, ही हैव टू आइडेंटिफाई हिज रोल, और उसके रोल के और उसके लिए क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं, क्या रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उन रूल रेगुलेशन को वो फॉलो करने की कोशिश करेगा, ताकि उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की इस तरीके की उपाधि दी जाए। तो यहाँ पर हिंस की बात की जाए, जो हमने हिंस की स्टोरी के बारे में बात की, तो यहाँ पर जो बच्चे की थिंकिंग है उसको लेकर ये रहेगी कि हिंस ने जो भी किया, जो चोरी की, उसने सही काम किया, क्योंकि यहाँ उसके लिए उसकी वाइफ की जो ज़िंदगी है उसको बचाना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए इस स्टेज का बच्चे के लिए जो है वो ये सही रहे, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये सही रहेगा कि उसने ये चोरी की, तो ये काम उसका जो है वो सही था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ की जान बचानी थी। तो बच्चा जो है इस स्टेज पर आकर इस तरीके का बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट जो स्टेज है, स्टेज नंबर 4, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर हम इसे बोलते हैं प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन जो है। इसके अंदर क्या है कि छात्रों को इस स्टेज पर आकर कानूनों की, नियमों की जो है जानकारी धीरे धीरे होने लगती है, और वो उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं कि उन्हें उन नियमों का पालन करना है, उनके लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनका पालन करना है। वो जो रूल्स रेगुलेशन जो है उनके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है उनको इन चीज़ों से, तो इसके प्रति वो बच्चे जो है वो बहुत अवेयर हो जाते हैं, और वो उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने का जो है प्रयास करते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, बल्कि उनको सत्य मानकर उनका पालन करते हैं। कि इस स्टेज में जब बच्चा होगा तो वो सोचेगा कि अगर कोई भी गलत काम, कोई भी गलत चीज़ उसके आसपास घटित हो रही है, तो वो जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करे, या अपने एल्डर्स से उस चीज़ के बारे में बात करेगा, और वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर। इसमें जो बच्चा है वो 13 ईयर एंड अबोव, यानी कि हम बात करें यहाँ पर बच्चा जो है वो एडोलेसेंट बच्चे के बारे में बात की गई है, किशोरावस्था के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो है उसके अंदर हम बात करें मोर डेवलप्ड बच्चा है, तो उसका यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है। यहाँ पर बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से मोरल नैतिक विकास हो चुका है। इसमें छात्र का जो नैतिक विकास है वो और भी मैच्योर हो जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को जो है तवज्जो देने लगते हैं, प्रमुखता देने लगते हैं। तो हम बात करें इसकी जो स्टेजेस हैं, स्टेज नंबर 5 की बात करें तो उसे जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इस अवस्था में क्या है कि वो जो है सोशल ज़्यादा सोशल होगा, जो बच्चा है वो ज़्यादा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझेगा। तो अगर हम हीन्स की बात करें इसके अंदर, तो अगर उसने जो है चोरी करने का जब उसने सोचा, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हेंस, इस अवस्था में अगर हेंस होता तो वो ये सोचता कि ये जो दवा है, ये जो मेडिसिन है, उसके ऊपर पूरा अधिकार जो है वो केमिस्ट का है, और इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मुझे ये चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस एज का बच्चा इस डिलेमा के बारे में ये थिंकिंग रखेगा कि उसे ये चोरी नहीं करनी चाहिए थी। उसका ये जो
इस पर जो अधिकार है वो पूरी तरीके से केमिस्ट का है। तो इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है और इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉलो करने का प्रयास करता है। स्टेज नंबर 6 जो है हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अंत चेतना या सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या कि बच्चे के अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं, खुद के अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं। वो किसी के बनाए नियमों में या किसी के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस के अंदर अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो उसके अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं। जैसे कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगाई गई है, तो महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। तो ये उनका अपना रूल था, ये उनके अपने नॉर्म्स थे कि उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। बाकी जो दुनिया थी वो चाहे कैसा भी सोच रही है लेकिन वो इस रास्ते पर अडग रहे। तो वो उनके अपने मोरल प्रिंसिपल्स थे, अपने एथिकल प्रिंसिपल्स थे। तो इस स्टेज में आकर बच्चा जो है उसका पूरी तरीके से नैतिक विकास हो जाता है और वो अच्छा सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में पूरे तरीके से सक्षम हो जाता है। तो ये जो हमने बात की, टोटल 3 लेवल्स थे और 3 लेवल्स के अंदर टोटल 6 स्टेजेस थी। हर एक लेवल की जो ये स्टेजेस हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद करें। इनसे ही डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से लेवल में कौन सी स्टेज जो है वो आती है। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम इस थ्योरी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी चर्चा भी करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो एट लास्ट हम बात करें कि ये जो कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी वो काफ़ी हद तक तो सही थी, लेकिन इसकी जो है आलोचना भी काफ़ी की गई। कुछ एक पॉइंट्स थे जिसके ऊपर जो है कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला। क्रिटिसिज्म जो है, कॉलबर्ग का सिद्धांत जो है वो बहुत प्रभावशाली था, बहुत इफ़ेक्टिव था, लेकिन जो है इस तरीके के शोध पर आधारित था जिसमें केवल लड़कों के विषय लड़कों को ही मतलब एज अ सब्जेक्ट लिया गया था, विषय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो इसकी आलोचना जो है उन्हीं की एक स्टूडेंट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरोल गिलिगन ने, सिद्धांत की आलोचना की गई थी कि ये जो डेवलपमेंट थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो जेंडर बाइस्ड है, जिसके अंदर वुमेंस के पर्सपेक्टिव को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। जबकि वुमेंस की देखा जाए तो वुमेंस का जो मोरल जजमेंट है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो उन्होंने कहा कि ये जो कैरोल गिलिगन ने कहा कि ये जो थ्योरी है वो लड़कियों की विशिष्ट विशेषताओं को नज़रअंदाज करती है पूरे तरीके से। तो उन्होंने इस बात को लेकर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। दूसरा जो है उन्होंने जो क्रिटिसिज्म हुआ वो इस बात पे भी हुआ कि ये जो एज बायस है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 साल से ऊपर के बच्चे लिए गए थे, 4 साल से जो है 16 साल तक के बच्चे लगभग लिए गए थे। इस रिसर्च के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जबकि जो हेंस डिलेमा की हमने बात की, तो हेंस जो है वो मैरिड था और उसकी वहाँ पर उसे उसकी पत्नी की जान बचाना जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इतनी छोटी उम्र के बच्चे जिनको ये स्टोरी सुनाई गई, वो उस की जो सिचुएशन है, हेंस की जो सिचुएशन है उसको पूरे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे और उनके जो विचार हैं उसके बारे में वो पूरे हद तक सही शायद नहीं होंगे, इसीलिए इसको एज बायस भी कहा गया है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब है कि हम कई बार जो है इस तरीके की सिचुएशंस मतलब हाइपोथेसिस बना लेते हैं और कई बार जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो जो है उसी तरीके का जैसा हमने सोचा है उस तरीके का मोरल बिहेवियर जो है हमें देखने को नहीं मिलता। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इस लड़के ने अपने ही छोटे भाई को चोरी करते हुए देख लिया। तो एक उसके सामने भी एक डिलेमा ये है, दो तरीके की जो है वो सिचुएशन में फंस गया है। एक तो ये कि वो अपना जिस एज में वो है वो पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, उसे पनिशमेंट दिलवाए, उसे पुलिस के हवाले कर दे। दूसरा कि वो उसका भाई है, तो वो अपने भाई को किस तरीके से कैसे वो
जो है पुलिस से अरेस्ट करा सकता है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात की गई है कि मोरल जजमेंट जो है वो पूरे तरीके से सेम नहीं होता जब हम उसे अप्लाई करते हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट था इसके अंदर कल्चरल बायसमेंट का। कल्चरल बायस है ये थ्योरी क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज़ की बात की गई है, जबकि जब हम किसी समूह में या किसी ग्रुप में इसको अप्लाई करते हैं तो बात वहाँ सिचुएशन कुछ अलग होती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म जो है इस थ्योरी के किए गए, लेकिन ओवरऑल ये जो थ्योरी थी वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हुई। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम जो है इनके बारे में इनसे थोड़ी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाएँ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान बच्चा दूसरों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है? तो दूसरों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन, यानी कि उसके लिए नियम बनाए गए हैं। और ये जो है दूसरों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है बच्चा, यानी कि उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उनको वो फॉलो कर रहा है किसके डर से? पनिशमेंट के डर से। तो हमने पनिशमेंट की बात की थी स्टेज नंबर 1 में, हमने बात की थी जो कि फर्स्ट लेवल के अंदर आती है। तो पूर्व पारंपरिक जो है अवस्था जो है उसके अंदर बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की सोच, तर्क और योग्यता प्रक्रियाएं नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये सब चीज़ें नैतिक विकास की हम बात कर रहे हैं। तो नैतिक विकास से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक थे वो कोहलबर्ग थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश अपनी पुस्तक विद्यालय लाना भूल गया है। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इससे हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो बहुत आसानी से इसी के अंदर हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि महेश अपनी पुस्तक विद्यालय लाना भूल गया है और उसने अमित को व्याख्यान के दौरान अपनी पुस्तक साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें अपनी पुस्तक आज मेरे साथ साझा करनी चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना गृह कार्य तुम्हारे साथ साझा किया था। तो टिट फॉर टैट वाली जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिल रही है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार महेश का कथन प्रतिनिधित्व अभिविन्यास का स्तर जो है वो किस स्तर पर है, कौन सा स्तर जो है कौन से स्टेज के बारे में इसमें बात की गई है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टिट फॉर टैट विनियमन की बात की गई है। तो विनियम पूर्व परंपरागत स्टेज नंबर 2 के स्टेज नंबर 2 जो है लेवल 1 की स्टेज नंबर 2, पूर्व परंपरागत लेवल 1 है लेकिन स्टेज नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नैतिक कार्य की बात की गई है। नैतिक कार्य वो हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। नकारात्मक की बात की गई है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियम पर एक रूपता से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। तो यहाँ पर समूह की बात की गई है और सामाजिक मानदंडों की बात की गई है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे हम बहुत आसानी से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सामाजिक मानदंडों की बात की गई है और लोगों के एक समूह की बात की गई है। तो ये जो स्तर है वो उत्तर पारंपरिक स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सी उपव्यवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? पारंपरिक अवस्था यानी कन्वेंशनल लेवल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेवल नंबर 2। तो लेवल नंबर 2 जो है उसकी फर्स्ट स्टेज थी हमारी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और सेकंड जो स्टेज थी वो थी लो एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। तो इसमें से जो ऑप्शन हम देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर जो बिल्कुल मैच कर रहा है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के उत्तर परंपरागत स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? उत्तर परंपरागत स्तर की बात की गई है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की। तो लोग अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार सही गलत के बारे में निर्णय करते हैं। लोग सामाजिक रूप से अपेक्षित नियमों मानदंडों
रीति रिवाजों, कानून, राष्ट्र के प्रति निष्ठा आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। लोग सभी व्यक्तिगत की बात हो रही है, तो ये तो पोस्ट कन्वेंशन लेवल की बात नहीं है। लोगों का निर्णय उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अकॉर्डिंग। और लोग अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के आधार पर सही गलत अपनी ज़रूरतों के आधार पर नहीं लेते। तो उत्तर परंपरागत स्तर की बात की गई है, जब लोगों का जो है सामाजिक रूप से अपेक्षित नियमों और मानदंडों, रीति रिवाज, कानूनों, राष्ट्र के प्रति निष्ठा आदि के आधार पर जब लोग निर्णय लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में निर्णय लेने के लिए में शामिल सोचने की प्रक्रिया। हमने 2 टर्म्स हमने की थी, मोरल डिलेमा और मॉरल रीजनिंग के बारे में, नैतिक तर्क शक्ति और नैतिक दुविधा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो यहाँ तक जो बात हमने की कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को हमने पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये थ्योरी और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाइगोट्स की थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।